अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर है रेगुलर सेशन का, तो आज इसको एंड करते हैं। चैप्टर लास्ट हम अपना पढ़ रहे हैं वाइंडिंग अप का, तो इंशाल्लाह आज इसको कवर भी करते हैं, कंप्लीट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। और इसके बाद ऑब्वियसली इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे कुछ दिन तक। कुछ दिन आपको रेस्ट देंगे इसका, क्योंकि सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली हमारा कंप्लीट हुआ है। आज डेट क्या है? आई गेस 12 है या 11 है जुलाई की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली कंप्लीट हो गया है, तो इसका फ़ायदा उठाएंगे, रिवीजन करेंगे। मैं भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। 10 दिन का मैंने प्लान किया हुआ रिवीजन का, और 10 टेस्ट भी होंगे उसमें। ठीक है। वैसे हमने पहले भी टेस्ट, कल आपका सैटरडे को एक टेस्ट हो जाएगा, तो 12 मेरे ख्याल में टेस्ट तो शायद यही है जो आपने साथ साथ देने, 10-12 इतने को हो जाएंगे। और इंशाल्लाह फिर रिवीजन में भी अगर आप देंगे, और ये सेम टेस्ट नहीं होंगे, सही है, उसके क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। मतलब है कि वो इस पूरे सेशन में जान नहीं छुड़वाई गई किसी भी चीज़ से। ठीक है, कि आप कहेंगे बस हमें फॉर्मेलिटी होती है ना, कर दें यार, बने हुए हैं पिछले जो उसके सेशन के टेस्ट दे दें या इस तरह कर दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद टेस्ट भी बनाए हैं, जो इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क भी किए हैं। अभी भी आगे जो रिवीजन के भी होंगे इंशाल्लाह वो भी इसी तरह ही होगा। ठीक है, तो आप लोग जो हफ्ता बीच में रखते हैं उसमें कोशिश कीजिएगा कि रिवाइज़ कर लें एक बार तो एटलीस्ट, ताकि फिर वो जो रिवीजन है वो, क्योंकि क्विकली होनी होती है ना, उसमें तो दिन में एक एक चैप्टर 10 दिन में करनी है, तो 12 चैप्टर 10 दिन में ख़त्म करने हैं। तो आपको पता है फिर वो थोड़ा स्पीड अप होती है चीज़ रिवीजन में। ऑब्वियसली उसी तरह तो नहीं हम चल सकते वन बाय वन एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करके, तो उसका फ़ायदा तभी होगा अगर हम पहले पढ़ लेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों ने पढ़ लेना है, हफ्ते तक वो स्टार्ट करेंगे रिवीजन हमारी, तो इंशाल्लाह उसके भी टेस्ट देंगे आप लोग, तो ज़बरदस्त हो जाएगा मामला। उसके बाद एक दो अभी बहुत टाइम पड़ा है, दिल्ली दूर है, तो आप तसल्ली से दोबारा अपने तौर पे भी रिवाइज़ कर सकते हैं। छोटा सा सिलेबस है, इजीली पास हो सकता है, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि यार थोड़ा सा इसको बस सीरियस लेना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, इतना सा सीरियस लेना है। अकाउंटिंग को तो पता नहीं आप क्या बनाया होता है अकाउंटिंग को, आई डोंट नो। कि जब हम भी पढ़ते थे तो स्टूडेंट्स हर वक्त अकाउंटिंग, हालांकि लिटरली मैंने कोई अकाउंटिंग को कभी इतना नहीं सीरियस लिया। सही था, कॉन्सेप्ट पकड़ लेते थे, बस सही है यार। खैर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस तरह करें, हर बंदे का अपना अपना। हमारे तो जुगाड़ ही बड़े लगे हैं ना, तो बड़े लगे हैं जुगाड़, तो लेकिन आप लोग अपने हिसाब से पढ़ें। बट हर पेपर इम्पोर्टेंट है, सारे पास हो जाएं, बिजनेस लॉ रह जाए फिर भी नहीं कैफ होना, सारे पास हो जाए, कैफ रह जाए फिर भी नहीं होना। फाइनल में जाएंगे, एक एसपीएम सब्जेक्ट आएगा, बिजनेस मैनेजमेंट भी उसे बोलते थे पहले। वो इस तरह के सब्जेक्ट है, हम कहते रहे सदके में पास होने वाला कि यार चल कर दे यार, ये सबका कर दे, लेकिन वो भी बड़े लोगों का फंस जाता है। पेपर तो पूरे का पूरा वो भी है एक, तो आप उधर भी ऑडिट कर जाओ पास, सीफेप 6 जो कि माशाल्लाह ठीक है। आप एमएसएस पास कर जाओ सारा, लेकिन आपका अगर एमएसएस तो खैर दे ही नहीं सकते, एसपीएम पास नहीं है, तो आप पूरे का पूरा सीफेप कर लो, वो एक रहता है, तो भाई रहता तो है ना, फिर इनकम्प्लीट तो है। तो इसलिए हर पेपर की इम्पोर्टेंस है, हर पेपर को इम्पोर्टेंस दें। एक ही पेपर को लेकर बैठ जाना, उसी के दिन में 4-4 5-5 घंटे प्रैक्टिस करते ना, इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं है कोई भी। मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट ये बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी तरफ से आप इसको ना पढ़े। ठीक है, ये इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने लेक्चर्स लिए हुए हैं ना, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप लेक्चर्स दिए, टेस्ट सारे के सारे दिए हुए ना, तो इंशाल्लाह उधर से निकल जाएंगे। लेकिन स्टिल आपकी है, ज़ाहिर है रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है ना हम, तो क्यों लेना रिस्क। मैं वैसे कह रहा हूँ कि यार आप आई कैप की वेबसाइट पे भी जाएँ ना, वहाँ पर सिलेबस के आवर्स लिखे होते हैं, कितने कितने आवर्स में सिलेबस कंप्लीट होते हैं, सबके सेम है। R1 R2 कॉस्ट, ये बल्कि जो बिज़नेस लॉ उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल में 8-10 घंटे ज़्यादा रखे हुए उन्होंने। अदर देन दैट सबके सेम है भाई, सबके यही चल रहा होता है, 65-70-80 65-70, मतलब कोई इसमें ये आई कैप नहीं समझ रहा कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये बड़ी छोटी चीज़ है भाई। सबको उसने एक तरह रखा। अगर वो रगड़ना चाहे ना, लिटरली ये 12 चैप्टर्स में से ऐसा का पेपर बनाए कि खुद टीचर वहाँ पे बैठ के पागल हो जाएगा 50 नंबर कहाँ से निकाल लें। अगर वो करना चाहे तो वो आपको पास करना चाहता है, लेकिन वो पास तभी होंगे ना जब हम भी तो थोड़ा सीरियस होंगे। ठीक है, तो भाई आज इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं।
सिलेबस को भी और कंपनी को भी वाइंड अप करने लगे हैं। अच्छा, इसमें ना आपने चैप्टर में देखा होगा हम बाय कोर्ट वाले को पढ़ी जा रहे हैं। ये थोड़ा गौर किया है आपने कि बाय कोर्ट वाला ही चल रहा है भाई, ऑफिशियल लिक्विडेटर। बाकी भी तो दो बताए थे, थोड़ा एक एक पैरा डाल के निकल गया साइड पे। तो भाई उसने देखे जो होता है ना वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वो तो होनी ही कंपनी की तरफ से। कंपनी अब कोई बंदा अपॉइंट करेगी, ठीक है, वो सारा कुछ देख रहा होगा। उसमें क्या वो कहते हैं कि हर बंदे का अपना काम करने का तरीका है। वो उसने पैसे ऐसे बांट रहे हैं लोगों में और ख़त्म कहानी हो रही है, सब लोग उस पर एग्री हो जाएंगे। मसला तो तब है ना जब एक बाहर वाला पर्सन आ कर रहा है। मतलब बाहर वाला कौन है? थर्ड पार्टी आपकी कोर्ट है इस केस में, अदालत कर रही है। और अदालत फिर जो है उसका इसलिए उन्होंने डिटेल में थोड़ा बता दिया है कि उसने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। और एक हमने पढ़ा था अंडर सुपरविजन बाय कोर्ट, वो हमने कहा था कि स्टार्ट तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की थी, लेकिन आपने कहा कि यार हम चलाएंगे भी वॉलंटरी, आप थोड़ी सी नज़र रख लें, बस नज़र है, तो वो भी लिमिटेड से फिर उधर होती है। इसलिए ना हमने जो बाय कोर्ट वाला उसको डिटेल में पढ़ा है। अच्छा, हम ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑब्वियसली पढ़ रहे थे। ऑफिशियल लिक्विडेटर के हवाले से हमने कहा था कि भाईजान जो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा उसको पहले तो कंपनी ने एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जमा करवा देनी है। डायरेक्टर्स ने, सीईओ ने, सेक्रेटरी, सीएफओ, वो सारे साइन करेंगे उस टाइम पे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जमा करवा देनी है। किस टाइम में और कब से? वो कहते हैं रेलेवेंट डेट से 15 डेज के अंदर अंदर। रेलेवेंट डेट क्या थी? रेलेवेंट डेट से मुराद उन्होंने कहा अगर तो प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया था तो फिर भाई उसकी अपॉइंटमेंट का डेट, वहाँ पर भी वो एप्लीकेशन का डेट नहीं कह रहा। वैसे आप देखें ना, एप्लीकेशन जब वाइंडिंग अप की दी जाती है उसकी बेस पर प्रोविजनल मैनेजर लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता, ऑप्शन है, अदालत की मर्जी है। लेकिन उसने कहा कि नहीं हो सकता है ना, एप्लीकेशन आज दी है 5 दिन बाद जाके प्रोविजनल मैनेजर लगाया, तो भाई 5 दिन बाद लगाया ना, तब से काउंट करें ना। आपके नहीं 15 दिन के अंदर देना था, एप्लीकेशन से प्रोविजनल मैनेजर लगाया 12-14 दिन बाद, 1-2 दिन में वहाँ उसको कैसे आप दे दें? क्योंकि पता तो वो होता है ना, माहौल तो तभी बनता है चीज़ का जब रोल नंबर स्लिप आती है, ठीक है, कि तब पढ़ना स्टार्ट करना है। तो भाई उधर भी माहौल तो तब बनेगा जब प्रोविजनल मैनेजर बैठ जाएगा जाके, वो मांगेगा रोज़ के लिए आओ भाई स्टेटमेंट ऑफ फेयर लाओ, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, सही है। तो सीरियसनेस तो तब आती है चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस डेट से वो अपॉइंट हुआ ना उसके विदिन 15 डेज, या अगर प्रोविजनल मैनेजर को मुनासिब लगता है या अदालत को मुनासिब लगता है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 45 डेज। और अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंटेड नहीं था तो फिर भाई वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट से। अब वहाँ पर ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट का डेट नहीं बोल रहा। ये याद रखने वाली बातें हैं। ये याद कैसे रहेंगी? बार बार पढ़ के रहेंगी, सही है। इसको लिख कर याद रहेंगी। लिखने से बेहतर याद करने का तरीका कोई नहीं, इसको लिखें, ठीक है। अनलेस आपकी बड़ी कोई फोटोजेनिक मेमोरी है, आप देख के ही आपको हिफ्स हो जाती है चीज़ें, तो अलग बात है। मेरा नहीं ख्याल, ये जितने के चेहरे तो मुझे ही याद हैं जो ले रहे हैं लेक्चर्स, वो तो मेरा नहीं ख्याल को इतने हैं, ठीक है। तो इसलिए लिख के बिला वजह अपने आप को नन्ही जानों के ऊपर जुल्म नहीं करना, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आपने इंश्योर कर लेनी है कि आपको पता होगा किस टाइम पे क्या हो रहा है। देखो बारीक सा फ़र्क मैंने इसलिए बता दिया कि अब जेन में बैठ जाए, वरना होता है जनरली यार सही है वो उस स्टेट से हुआ था, चलो उस स्टेट को ले लो, वाइंडिंग अप हुआ इधर से ये ले लो, तो वो गलत हो जाएगा आपका। बात आई समझ? अच्छा, अब ये हमें पता लगे। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होता क्या क्या है? सिंपल सी बात है कि कंपनी के जो मामला हैं, एसेट्स वगैरह हैं जो उसने उसके पास पड़े हुए हैं, उसकी डिटेल आ जाएगी। जो उसने पैसे देने हैं, जो लेने हैं, जो सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं, जो ली हुई हैं, केसेस पेंडिंग है, उसमें पार्टी भी बनी हुई है कंपनी, मतलब इस तरह की चीज़ें सारी ये आपको याद करने पड़ेगा। और याद किस तरह होगा? ये लिख कर याद होगा, और इसका कोई तरीका नहीं है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। अभी भी आज आगे भी हम जो बढ़ेंगे ना उसमें भी वो लिख कर याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आपने सबमिट करवा देना है उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर को या प्रोविजनल मैनेजर वगैरह को, आप पे पेनल्टी लग जाएगी, और ये हमने सारी चीज़ें पढ़ रही थी। आज बात आ गई थी कि रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब भाई ख़त्म भी तो करना है ना मामला, वाइंड अप भी तो करना है। वो कहता है कि जी ऑफिशियल लिक्विडेटर साहब आपको अपॉइंट किया गया था कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए, आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी आ गई थी, आपने उस बेस पर कंपनी के एसेट्स वगैरह देखे, लाइबिलिटीज़ देखी, डेट्स देखे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वगैरह सारा आपने हिसाब किताब देख लिया, क्रेडिटर्स की लिस्ट मंगवा ली। अब आपने ऑब्वियसली क्या करना है? एसेट्स उनके लिक्विडेट करने हैं, जो कि आपका काम है, बिकॉज यू आर द लिक्विडेटर। तो लिक्विडेट करें, उनको कैश में कन्वर्ट करें और पैसे पे करें जिनके बनते हैं, ठीक है, वो आपने करना है। और आपने ये सारा कुछ करके एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करवानी है। किसको? ऑफिशियल लिक्विडेटर है तो किसने अपॉइंट किया था? कोर्ट ने।
तो भाईजान रिपोर्ट भी किसको सबमिट होगी? कोर्ट को। ठीक है, आ रही जरा। वेयर द कोर्ट हैज़ मेड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर एंड अपॉइंटेड एन ऑफिशियल लिक्विडेटर, सच लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द कोर्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये भाई उसने पर्टिकुलर्स देने हैं। कितनी देर में देने हैं भाई? उसने 60 दिन में देने होते हैं। ठीक है, आपकी वाइंडिंग अप ऑर्डर से, नीचे पढ़ भी लेंगे, वाइंडिंग अप ऑर्डर होने से 60 डेज़ के अंदर अंदर उसने ये करना होता है। तो अब आप ज़रा इसमें लॉजिकली एक बात सोचें कि हमने कहा था कि अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंटेड नहीं था, वो वाला केस अगर डिस्कस करें, प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंटेड नहीं था तो फिर वाइंडिंग अप ऑर्डर से, जब मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर तो अपॉइंट होगा ही होगा ना, तो वाइंडिंग अप ऑर्डर से 15 दिन के अंदर अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देनी थी, जिसको बढ़ाकर अप टू 45 डेज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमने साथ ही कहा हुआ है कि वाइंडिंग अप ऑर्डर से 60 दिन के अंदर अंदर ऑफिशियल लिक्विडेटर ने भी अपनी रिपोर्ट देनी है। तो फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर 45 दिन तो नहीं लेने देगा, कहेगा अगर तुझे ही 45 दे रही है तो मेरे पास 15 बचेंगे, क्योंकि तुम लेकर आओगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसी की बेस पर तो मैंने आगे काम करना है। गल आई समझिए? नहीं। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ें। अच्छा, उसने कहा ये पर्टिकुलर्स होंगे उसमें, जैसे कि नेचर एंड डिटेल्स ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग देयर लोकेशन एंड करंट वैल्यू ड्यूली असर्टेंड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यू। और वैल्यू उनकी क्या, आमतौर पे ये जो बिल्डिंग्स हैं, लैंड वगैरह है, मशीनरी है, इस तरह की चीज़ों की वैल्यू निकलवाई जाती है। रजिस्टर्ड वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू क्या है? पाकिस्तान में डिफरेंट इदारे हैं जो वैल्यूएशन का काम करते हैं, कि वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, वो रजिस्टर्ड वैल्यू है, और ये आमतौर पे स्टेट बैंक के पैनल पे होते हैं। ठीक है, और एक और भी पीबीए भी एक इंस्टीट्यूट है, उसके भी पैनल पे होते हैं। खैर वो छोड़ें उस बात को, रजिस्टर्ड वैल्यू होना चाहिए। सेकंड वो कहते हैं द कैश बैलेंस इन हैंड एंड इन द बैंक, कैश कितना पड़ा हुआ है, एंड द निगोशिएबल सिक्योरिटी, निगोशिएबल का आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, वही एक तो चेक शेक हो गए, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, और सिक्योरिटीज़ में क्योंकि शेयर्स भी ट्रांसफरेबल होते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल, ये उसमें लिखा होगा। द एग्जिस्टिंग एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी इंडिकेटिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द क्रेडिटर स्टेटिंग सेपरेटली द अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स एंड इन द केस ऑफ सिक्योर्ड डेट पर्टिकुलर, वही बातें सारी कि भाई जितनी भी लाइबिलिटीज आपकी जो करंट हैं लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी हैं वो भी आ जाएंगी। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट क्या होती हैं? जो कि IAS 37 के मुताबिक आप लोगों को पता है कि वो कंटीजेंसीज हैं, आपकी प्रोविजंस हैं कि आपको पे करनी पड़ सकती हैं इन सर्टेन सिचुएशन, वो भी आप लिखेंगे। और उसमें से कौन कौन सी लाइबिलिटीज सिक्योर्ड हैं, कौन सी अनसिक्योर्ड हैं। अच्छा, जो सिक्योर्ड हैं वो कौन कौन सी सिक्योरिटी थी, सही है, मतलब डिटेल में चीज़ चल रही हो कि पता, रिपोर्ट पढ़ते पता लग रहा हो कि अच्छा ये वाला एसेट क्यों नहीं बेचा गया, क्योंकि भाई ये सिक्योर्ड था, ये उस बंदे के लिए था। ठीक है, अच्छा, द डेट्स ड्यू टू द कंपनी एंड नेम्स एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम दे, डेट्स ड्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज, कंट्रीब्यूटरीज से जो पैसे लेने थे उन्होंने जो वादा किया हुआ था, कंट्रीब्यूशन का टाइम आ गया है। डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इफ एनी, ट्रेडमार्क्स का आपको पता है, लोगो शोगो अगर उन्होंने रजिस्टर करवाया, या इसके अलावा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनका कोई सॉफ्टवेयर है, उनका कॉपीराइट है, वो भी क्योंकि अब बिकेगा ना, वो भी एसेट तो है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशंस, जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, ठीक है, कोई किसी के साथ मतलब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। जॉइंट वेंचर से मुराद क्या होता है? जब 2-3 बिजनेसेस मिलकर आपस में कोई काम करते हैं, उसको जॉइंट वेंचर जेवी बोला जाता है। वो कहता है अगर कोई जेवी शेवी चल रही है वो बताए। कोलैबोरेशन, इसके अलावा कोई कोलैबोरेशन है, कोई कमीशन लेते हैं किसी को काम रेफर करके, या ये किसी को कमीशन वगैरह देते हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोलैब्स कर रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज अगर कोई है उसका बताएं। डिटेल ऑफ लीगल केसेस फाइल्ड बाय और अगेंस्ट दी कंपनी, देखें इसमें से अक्सर चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाली ही हैं, थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज करके की है, लेकिन आप अगर स्मार्टली प्ले करें, लकीर के फ़कीर ना बने, तो आप इसको उधर से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि कोर्ट को चाहिए होगी। आगे वो कहते हैं द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल ऑल्सो इंक्लूड इन हिज रिपोर्ट, इसको भी मतलब आप के बाद एल लिख लें। द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल ऑल्सो इंक्लूड इन हिज रिपोर्ट द मैनर इन विच द कंपनी वॉज प्रमोटेड, किस तरह से कंपनी बनी थी, मतलब वो कौन सी आपकी प्राइवेट लिमिटेड थी, पहले स्टार्ट में एसएमसी थी, पब्लिक लिमिटेड थी, क्या थी, किन लोगों ने बनाया था, किस वजह से बनाया था, ये आप डिस्कस कर सकते हैं उसमें। ठीक है, एंड वेदर इन हिज ओपिनियन एनी फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड बाय एनी पर्सन इन इट्स प्रमोशन और फॉर्मेशन और बाय एनी डायरेक्टर और अदर ऑफिसर। और वो कहता है कि सिंस फॉर्मेशन, क्या उसके ओपिनियन के मुताबिक, ओपिनियन राय है ना, उसकी फैसला थोड़ी है, क्या उसकी राय के मुताबिक कोई फ्रॉड श्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, इसी वजह से वाइंडिंग अप की तरफ जाने पड़ गया।
ठीक है। ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल ऑल्सो मेक अ रिपोर्ट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी और द स्टेप्स विच इन हिज ओपिनियन आर नेसेसरी फॉर मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। वो कहता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर एक रिपोर्ट इस पे भी देगा कि यार ये कंपनी के जो एसेट्स हैं उनसे मैक्सिमम वैल्यू किस तरह निकाली जा सकती है। ये भी कह सकते हैं यार ये जो अभी हैं ये कोई और बिजनेस कर सकते हैं, इनके फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स के पास एक्सपर्टीज़ भी हैं, जितना मैंने जज किया है, जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, इनके पास एक्सपर्टीज़ भी हैं ये वाले, इनके पास पैसा भी है इतना, तो बिल्कुल ही ठप करने के बजाय फलां बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो मतलब है कि एक ओपिनियन अपना उस चीज़ पर भी वो दे सकता है। द ऑफिशियल लिक्विडेटर में ऑल्सो इफ़ ही थिंक्स फिट और अपॉन डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट मेक एनी फर्दर रिपोर्ट। इसके अलावा भी वो कहता है अगर उसको खुद लगता है कोई और रिपोर्ट कुछ और बातें डालनी चाहिए वो डाल सकता है, या कोर्ट के कहने पर भी बातें, ये तो मिनिमम है ना जो उसने करनी है। टाइम लिमिट क्या है? द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर रिसीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट लेटर देन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर सबमिट द अबव रिपोर्ट टू द कोर्ट। कहते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिसीव होने के बाद, लेकिन साथ साथ ये ख्याल रखना है कि वाइंडिंग अप ऑर्डर के से 60 दिन ना ऊपर जाए। आइए ना बात समझ, वाइंडिंग अप ऑर्डर से 60 दिन मैक्सिमम है ये, उसके अंदर अंदर आपने जमा करवानी है अपनी रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑब्वियसली मिलने के बाद, क्योंकि जब तक वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं मिलेगी हमें क्या पता कंपनी में क्या चल रहा है। मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर जाके बैठ गया, उसे कोई मुंह नहीं लगा रहा, तो उसको कैसे पता लगेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेसिकली ये है कि जो उन्होंने पहले देना है कि ये हमारे सिस्टम चल रहा है इस वक्त, ये बिजनेसेस हैं, ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं, सारा कुछ, ठीक है। उसकी बेस पर फिर आगे होगा। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द, सर्टिफाइड से हमारा ठप्पा छप्पा लगा होगा उसके ऊपर, ठीक है, स्टैंप लगी। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट्स अफोरसाइड शैल आल्सो बी सेंट टू द रजिस्ट्रार साइमल्टेनियसली विद देयर सबमिशन टू द कोर्ट। वो कहते हैं जैसे ही अदालत को जमा करवाई जाएगी ये वाली रिपोर्ट, उसी तरह रेलिवेंट रजिस्ट्रार को भी भेज दी जाएगी SCCP के कि भाई ये हमारी तरफ से वाइंडिंग अप की रिपोर्ट आ चुकी है। जैसे वो रिपोर्ट जाएगी अदालत उसको, अच्छा अदालत अभी भी हो सकता है कोई कर दे कि यार ये रिपोर्ट के अंदर फलां चीज़ें क्लियर नहीं है, इसको ज़रा मज़ीद क्लियर करो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या अदालत उसको एक्सेप्ट भी एज इट इज़ कर सकती है। रजिस्ट्रार के पास कोई वो नहीं है उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि रजिस्ट्रार इसकी वाइंडिंग अप नहीं कर रहा। वाइंडिंग अप कौन कर रही है? कोर्ट कर रही है। कोर्ट इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करके उससे मज़ीद काम भी ले सकती है लिक्विडेटर से, ठीक है, या उसी को एक्सेप्ट करके डन कर सकती है। ओके चलें जी, ये मेरे ख्याल में ना हमारा वाइंडिंग अप हो गया है। क्वेश्चन ज़रा अगर हम इसके देखें, पहले MCQs पे आ जाओ। वो कहते हैं द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में भी वॉलंटरी हो सकती है, सब्जेक्ट टू सुपरविजन हो सकती है, कंपलसरी बाई कोर्ट भी हो, हाँ तो तीनों ही हो सकती हैं, एनी ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा सेकंड है जी, अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय द कोर्ट इफ द कंपनी हैज़ मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के साथ भाई क्या चीज़ फाइल करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया है? इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रोसीडिंग 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, ये था तो सही कुछ ऐसा। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रोसीडिंग, ये क्या सेम ही नहीं है? 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर, लग रहा है पहले 2 सेम लग रहे हैं मुझे। थर्ड है इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्टिव ईयर, 3 वाला तो सीन नहीं था। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3, तो ये भी गलत, पहले 2 तो सेम ही लग रहे हैं, तो उसमें से कर लो एक, ठीक है। अच्छा नहीं देखा ये देखो मैं कितनी बड़ी गलती कर गया। पहले वाले में है एंड, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर, दूसरे में और एनुअल रिटर्न्स, दोनों में से कोई भी एक चीज़, तो भाई दूसरे वाला है, ठीक है। सॉरी ठीक है, ये मेरे ख्याल में इसी तरह ही लेकर चले हैं इसको, ठीक है ब्रो। अच्छा थर्ड पे आ रहे हैं, द प्रमोशन और द कैरिंग ऑन एनी ऑफ स्कीम ऑन बिजनेस शैल नॉट बी डीम टू बी एन अनलॉफुल एक्टिविटी। हाँ इनमें से वगैरह कौन सी अनलॉफुल नहीं है? पहला द स्कीम इन्वॉल्व्स रेजिंग अनऑथराइज, कौन सी, ये तो वही होता है। द स्कीम इन्वॉल्व्स रेजिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक अगेंस्ट इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द पब्लिक आफ्टर द ड्यू अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ये तो सही है ना कि आपने पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस इशू आपने किए, शेयर्स इशू किए हैं, सिक्योरिटीज इशू की हैं, उसके अगेंस्ट पैसा, ये तो अलाउड है। देख लेते हैं बाकी भी। अ स्कीम वेयर बाई इन रिटर्न ऑफ अ डिपॉजिट सम मनी इन कैश बाई मीन्स ऑफ कूपन एनी राइट ऑफ बेनिफिट बाई चांस इज अश्योर्ड। नहीं ये नहीं है कि भाई अगर आपको कुरानदाजी में नाम आएगा तो आपको मिल जाएंगे, ये अलाउड नहीं है। स्कीम और एनी बिजनेस एक्टिविटी नोटिफाइड बाय कमीशन टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और मॉरल हैजर्ड। तो भाई इसका
बी आंसर है, ठीक है। इशू शेयर्स तो इशू आप कर सकते हैं। 4 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी शैल बी डीम टू बी अनएबल टू पे इट्स डेट्स। भाई अनएबल टू पे इट्स डेट्स कब समझा जाएगा? पहले केस में इफ़ अ क्रेडिटर ऑफ ₹5 मिलियन, अच्छा क्रेडिटर आपको पता है 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। पहले आखिरी जो सी और डी वो तो निकाल दो ना, वो तो 75,000 है, वो तो फारिग हो गए। पहले दो में से कोई जवाब होगा। वो कहते हैं इफ़ अ क्रेडिटर ऑफ ₹5 मिलियन ड्यूली मेड अ डिमांड रिक्वायरिंग द कंपनी टू पे द सम सो ड्यू एंड द कंपनी हैज़ फॉर 21 डेज, अभी तक उसने निगलेक्ट किया, उसको पे नहीं कर सकी, तो भाई 21 डेज वाला 30 डेज़ वाला था, तो इसका बी है फिर, है उसमें 30 डेज़ है। चलो 5वां, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कंट्रीब्यूटर शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप अ पब्लिक कंपनी। ओके जी, वो कहते हैं जी किस तरह होगा? तो भाई द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस बिलो 3, यही वाली होती है। और दूसरा कहता है शेयर्स इन रिस्पेक्ट टू विच ही इज अ कंट्रीब्यूटर हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू द डेथ ऑफ अ फॉर्मर होल्डर। ये भी सिचुएशन है। उसने कहा जी 1 ओनली 2 ओनली नाइदर, बोथ 1 and 2 होगा ना, ठीक है। उसके बाद शेयर्स भी तो इस तरह आए हों, क्या ले रहे हैं इसको, ठीक है बोथ ही ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट सिचुएशन, अलग अलग बातें हैं ना। एक है जी उसकी एलिजिबिलिटी की बात कि उसके बाद शेयर्स आए किस तरह, दूसरा है कि वो किस केस में मतलब के एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा 6 आ जाए, द कमीशन शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द फेज ऑफ द कंपनी। हाँ याद है ना कि हमने कहा था कि कमीशन या कमीशन की तरफ से ऑथराइज पर्सन अगर एप्लीकेशन देना चाहता है तो पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में वो 3-4 चीज़ें आनी चाहिए, फिर वो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमने पढ़ा था कि यार एक केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं भी चाहिए होती, अगर कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी कंपनी कर रही है और वो लाइसेंस ही रिवोक हो गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन किस बात की करनी है। और हमें कोई मसला नहीं है आपसे, बस आपका लाइसेंस ख़त्म तो कंपनी भी ख़त्म, ठीक है। तो ये आप देख लें, सही है। फिर आगे 7 वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू कमेंस, कब समझा रहेगा कि स्टार्ट हो गया कमिसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप? तो हमने क्या कहा था, जिस डेट पे एप्लीकेशन दी जाती है भाई, तो एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप, डी ऑप्शन। 8वां, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ PQR लिमिटेड स्टेट दैट द कंपनी शुड बी डिसॉल्व आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट एंड हैंडिंग इट ओवर टू द रेलेवेंट अथॉरिटी। ये हमने पढ़ा था एक केस के, आपने अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ कि 5 साल बाद 3 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे या कोई स्पेसिफिक वेंचर या प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद हम एंड कर देंगे, तो अब आपको सिंपल एक रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है कि भैया इसको ख़त्म करें फारिग। अगर ऐसा सीन नहीं है, ओपन थी कंपनी, मतलब कभी भी ख़त्म की जा सकती है, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है। तो खैर वो कहते हैं द प्रोजेक्ट हैज़ रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, बिकेम ऑपरेशनल, रेलेवेंट अथॉरिटीज हैव टेकन कंट्रोल ऑफ इट एंड इशूड अ सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड इन ऑर्डर टू इफेक्ट वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ PQR लिमिटेड। ABC, तो भाई बी में यदि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपकी पास होगी तो आप उस केस में जो है कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आगे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। पहला, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ मोर देन 5 कंपनीज। नहीं भाई 3 कंपनीज थी, तो पहला तो फारिग है, हमने क्या ढूंढना है करेक्ट वाला। दूसरा, फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग ऑफ कंपनी बाय द कोर्ट द कमीशन शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ पर्सन फ्रॉम होम द कोर्ट शैल अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी ऑर्डर टू, ये तो सही लग रहा है। सी क्या है, वेयर अ प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ही शैल ऑलवेज हैव द सेम पावर एज अ लिक्विडेटर। नहीं ऑलवेज नहीं है भाई, ठीक है। अगर कोर्ट चाहे तो उसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट या लिमिट कर सकती है। एन ऑफिशियल लिक्विडेटर में रिजाइन और क्विट हिज ऑफिस बिफोर कंक्लूजन ऑफ द, नहीं कैसे कर सकता है भाई, वो नहीं कर सकता। हमने कहा था जा ही नहीं सकता बंदा अनलेस उसकी डिसेबिलिटी है, वो नहीं चला सकता किसी भी तरह, तो फिर वो कोर्ट उसको जाने देगी, अदरवाइज खुद नहीं भाग सकता। तो भाई इसका फिर बी ऑप्शन हो गया। अच्छा जी, अ प्रोविजनल मैनेजर वाज अपॉइंटेड ऑन 24 अक्टूबर 2021 एंड बाइंडिंग अप ऑर्डर वाज इशूड बाय द कोर्ट ऑन 3 जनवरी 2022 फ्रॉम होम ही कैन नॉट रिक्वायर द स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अच्छा वो कहते हैं किससे वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं ले सकता। अब देखें 24 अक्टूबर को प्रोविजनल मैनेजर साहब अपॉइंट हुए हैं, वाइंडिंग अप ऑर्डर जो हुआ है जी वो हुआ है 3 जनवरी को। तो हमने कहा था कि जी आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ले सकते हैं रेलेवेंट डेट के ऊपर मौजूद डायरेक्टर CEO। ये बड़ा इतना मुश्किल भी नहीं है वैसे, लेकिन अगर याद नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेलेवेंट डेट का आइडिया लगाना मुश्किल है ना। आपने वाइंडिंग अप ऑर्डर को भाग के समझ लिया। हमने कहा था कि अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया गया है तो उस केस में रेलेवेंट डेट से मुराद क्या होता है, उसकी अपॉइंटमेंट, ठीक है। ऐसे भी ये देखो इसमें क्या है,
प्रोविजनल मैनेजर वाज अपॉइंटेड ऑन 24 अक्टूबर। ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन कि दी अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी वाज प्रेजेंटेड ऑन 20 अक्टूबर। फिर आगे उसने लिखना था प्रोविजनल मैनेजर वाज अपॉइंटेड ऑन 24 अक्टूबर, वाइंडिंग अप ऑर्डर हुआ 3 जनवरी को, और बताया जी कि अब वो प्रोविजनल मैनेजर जो था वो किस बंदे से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं ले सकता। अब 3 डेटें आ गई ना, तो आपने बीच में रेलेवेंट डेट पहले तो सोचनी है। तो भाई रेलेवेंट डेट अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया जा रहा है तो फिर प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट की डेट होती है, एप्लीकेशन वाली नहीं होती। ठीक है, एप्लीकेशन वाली डेट कमिटमेंट की कंसीडर की जाती है कि तब से स्टार्ट है। ठीक है, अच्छा अब हमें बताइए रेलेवेंट डेट से के ऊपर मौजूद जो ऑफिसर्स हैं उससे भी, और उससे पिछला 1 साल में भी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी लिया जा सकता है। तो भाई देखते हैं, उसने जनरल मैनेजर ऑपरेशन हुज लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि किससे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं रिक्वायर की जा सकती, नहीं वाली। जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हुज लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी वाज 26 दिसंबर 2020। अच्छा अब रेलेवेंट डेट हमारी है 24 अक्टूबर, इससे साल पीछे चले हैं तो 24 अक्टूबर 2020, मतलब 24 अक्टूबर 2020 से लेकर आगे जो भी बंदा रहा है किसी भी टाइम पे वो बंदे से लिया जा सकता है। तो भाई ये भाईजान 26 दिसंबर 2020 को रहे, इससे तो किया जा सकता था। दूसरा है COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुज लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी वाज 12 जनवरी 2021, तो इससे भी किया जा सकता है, ये भी उसी साल में आता है। सीनियर मैनेजर लॉजिस्टिक्स हुज लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी वाज 18 फेब 2021, तो ये भी बीच में आ जाता है। अच्छा अब यहाँ पे आप याद करें, उसने लिखा रहा है कि CEO, डायरेक्टर, CFO, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, इसके अलावा भी जो ऑफिसर हैं उनसे भी लिया जा सकता है। तो भाई ये अदर ऑफिसर में आ रहे हैं। लास्ट है CFO हुज लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज द कंपनी 30 सितंबर 20। तो भाई ये लग रहा है क्योंकि ये साल गुजर चुका है, इसका रेलेवेंट डेट आपको पता है 24 अक्टूबर है, इससे पीछे साल जाए तो 24 अक्टूबर 2020 बनती है। ये बंदा 30 सितंबर 2020 को जा चुका है, तो भाई फिर इस बेचारे को छोड़ दो। अब देखें बड़ा अच्छा ये सवाल था, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। क्रेडिटर्स ऑफ टॉपे लिमिटेड हैव फाइल्ड अ सूट इन द कोर्ट फॉर वाइंडिंग ऑफ TL ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। उन्होंने कहा इंसॉल्वेंट हो गए हैं। द कोर्ट वाइल डिटर्मिनिंग वेदर TL इज अनएबल टू पे डेट्स और नॉट शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। किस चीज़ को कंसिडर करेगी कि अनएबल टू पे डेट्स है या नहीं। करंट एंड कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ TL ओनली, अच्छा नॉन करंट एंड प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटीज ऑफ TL ओनली, कंटिजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव ओनली, करंट, नॉन करंट, कंटिजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव। तो भाई D है इसमें आपके करंट, नॉन करंट, कंटिजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव तमाम तरह की लायबिलिटीज़ को लेना है। बेसिकली उसने वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव इंक्लूडिंग कंटिजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव का मतलब आम लायबिलिटी तो भाई लेनी ही लेनी है ना, वो तो पता लगेगा ही। वो इवन हार्श होकर कह रहा होता है कि कंटिजेंट और प्रोस्पेक्टिव को भी लेना है आपने, तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उनको लेना है। A public company may be wound up by the court if it is conducting business in a manner oppressive to its minority. It has made a default filing any statutory return नहीं. The number of its directors is reduced below 3. It has made a default in making payment of taxes under any. तो C इसका मेरे ख्याल में ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि उसके डायरेक्टर्स की अगर तादाद नहीं बल्कि मेंबर्स थे, माइनॉरिटी वाला है। ठीक है सही है। अब ये ऑब्वियसली याद होने चाहिए ना सारे। अंडर 13 द कोर्ट मेड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर अगेंस्ट क्रैनबेरी लिमिटेड एंड अपॉइंटेड असदुल्ला एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर. असदुल्ला is required to submit a report to the court containing prescribed information. Which of the following information is not required to be included in the said report? अभी वही पढ़ा है, याद जो आपकी मेमोरी है उस पर डिपेंड करता है। अब मेमोरी कैसी होगी, लिख के होगी ऑब्वियसली बेहतर। उसने कहा कौन सी चीज़ रिपोर्ट में शामिल नहीं करनी थी। अमाउंट ऑफ ऑथराइज पेड अप ये तो करनी थी। डेट्स ड्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटर ये भी करना था। डिटेल ऑफ बिजनेस प्लान एंड फोरकास्ट, ये नहीं हमने कोई फोरकास्ट वर्ड ही नहीं सुना। ठीक है तो ये सी हो जाएगा। वेंचर वाला तो हमने डिस्कस भी किया था। ओके अच्छा 14 अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए ऑफिशियल लिक्विडेटर, भाई मैक्सिमम 3 कंपनीज का हो सकता है। 15 लास्ट इज द कोर्ट मेड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन 9 सितंबर अगेंस्ट वाटरमेलन गारंटी लिमिटेड and appointed Amin Khan as an official liquidator. Amin Khan has to submit a report to the court not later than, हमने कहा था अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है तो उसके लिए रेलेवेंट डेट्स क्या होती है, वाइंडिंग अप ऑर्डर की डेट। तो इसमें तो वैसे भी एक ही डेट बताइए, तो 9 सितंबर है, उससे 60 दिन के अंदर, ये ज़रा गिन लें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 60 दिन आपके जब भी बनेंगे। ये मेरे हम 7 नवंबर को शायद बनते हैं, हाँ ठीक है, तो दिन काउंट करके कर लेना। ओके अच्छा ये अब ख़त्म तो हो गया सारा। इसमें ना कई बार वो होता है एक आधा दिन के, कई बार हम
इस जो डेट है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। आपने ना वैसे प्रैक्टिस रखनी है कि जो कहा जाता है ना आफ्टर द डेट, तो आपने इस डेट के बाद से ही काउंट करने हैं अगले दिन, ठीक है। फ्रॉम द डेट जब लिखा होगा ना तो फिर आपने इस डेट को शामिल करके करना है। अच्छा, अब इसमें मैक्सिमम एक दिन का ही फ़र्क आ सकता है ना अगर गलती भी होगी कैलकुलेशन में। अब ये जो एमसीक्यू है इसमें 7 और 8 नवंबर इसने बड़ा क्लोज सा टफ एक बना दिया इसको। हो सकता है कई लोगों का गलत भी हुआ, उन्होंने 8 भी कर लिया हो किसी हिसाब से, ठीक है। इतनी बारीकी वैसे नहीं आती, वो थोड़ा सा फ़र्क होता है ज़्यादा कि आप वो क्लियर कर सकते होते हो, ठीक है। लेकिन स्टिल एक टिप है आपके लिए कि भाई अगर लिखा हो फ्रॉम द डेट तो फिर आपने, अब ये बहुत बारीक बात है ना, याद भी रखनी पड़ेगी फ्रॉम था या आफ्टर था, वरना दिन नहीं यहाँ पे तो याद होते। तो फ्रॉम से मुराद है कि भाई उस डेट को भी शामिल कर लेना है। आज मतलब फ्रॉम 12 जुलाई, तो 12 को भी शामिल करके आगे को चलना है। और आफ्टर द डेट लिखा हुआ है तो भाई 12 के बाद फिर 13 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं हमें दूसरे क्वेश्चन तो सीधे सीधे सही हैं। और रिपोर्ट का पूछा हुआ है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या है। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी ना लिक्विडेटर की, ये एज सच हमने इस तरह से नहीं पढ़ी, हमने डिफरेंट चीज़ जगह पे मतलब इस बातें पढ़ी, वहाँ से हमने निकाल के इसकी बेसिकली लिखनी है। जैसे उसने कहा डिक्लेरेशन उसने 7 डेज़ की है तो चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया था। सिक्योरिटी उसने जमा करवानी है, रिज़ाइन नहीं कर सकता, अब ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया उसने। उसने कहा अगर वो रिज़ाइन करता है तो फिर भी अगले बंदे के आने तक का रखे। तो मतलब है कि उसने इनडायरेक्टली बातें इधर लिख दी हैं, बनती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, लेकिन स्पेसिफिकली इस मद में नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल में बाकी तो हमने क्वेश्चन शायद कर लिए थे ना, जैनब सलीम और ये वो, ठीक है। जी चलें, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए मैं एक थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि सेशन ये हमारा फर्स्ट सेशन था ऑनलाइन ग्रो वाइज स्कूल ऑफ बिज़नेस के प्लेटफॉर्म से। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर या ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है हमें। मुझे लगता था कि मैक्सिमम भी अगर इस बार हुआ तो 5-7 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक नया प्लेटफॉर्म है। लोगों को टीचर अच्छा बुरा तो एक अलग बात है, एक सिस्टम से भी रेजर्वेशंस हो सकती हैं, कंसर्न्स हो सकती हैं कि यार नया सिस्टम पता नहीं किस तरह का होगा, टेस्ट मार्क भी होंगे नहीं होंगे, कम्युनिकेशन व्हाट्सएप या वॉटेवर जो भी चैनल है उसके थ्रू किस तरह होगी, चीज़ें साथ साथ सिलेबस जल्दी कंप्लीट होंगे नहीं, मतलब कुछ कंसर्न्स तो होती हैं लोगों के पास। और लेकिन आप लोगों ने भाई बड़ा ट्रस्ट किया है भाई पे, तो मैं तो बड़ा उसका थैंकफुल हूँ आप लोगों को। शौक़ है बस यार पढ़ाने का, तो अच्छा लगता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या रखा है इसमें। तो आप लोगों के साथ एक मुलाकात हो जाती है, चलो इसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू हो जाती है, कोई स्टूडेंट्स क्यूरीज करते हैं, वो अच्छा लगता है कि यार चलो कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर था आप लोगों का। आप लोग जितने आए हैं जो इनरोल्ड हुए हैं, और स्टार्ट में आपको पता है कि हमने लिमिट लगा दी थी इनरोलमेंट पे, क्योंकि ओबियसली मैंने टेस्ट भी खुद मार्क करने थे। तो कुछ लोगों ने काफ़ी उस वक़्त भी रिक्वेस्ट की थी, आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को उस वक़्त नहीं एंटरटेन कर सका। उसकी रीज़न बड़ी ऑब्वियस रीज़न है कि ज़ाहिर है मैं ज़ाहिर फुल टाइम मतलब इसमें इन्वॉल्व है सच नहीं था कि इतना इसको टाइम दे सका, क्योंकि मैंने टेस्ट खुद करने थे मार्क, ये मैं प्रीमियम कमिटमेंट एक मैं कर चुका था, और मेरे ख्याल में अगर कमिटमेंट हो गई है तो फिर आपको उसको पूरा करना है, ठीक है। इवन अगर कोई भी स्टूडेंट ना होता इनरोल और मैंने कमिटमेंट कर दी है कि मैंने लेक्चर्स देने हैं, तो भाई मैंने देने हैं लेक्चर्स, ये अब मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप कुछ दिन लेक्चर्स हो फिर आपको यार बंदे सीरियस नहीं है ये वो, फिर आप उसको, मैं मतलब मुझे तो नहीं इस बात की समझ आती कि आप, क्योंकि मैंने अपना पार्ट प्ले करना है, आपने अपना पार्ट प्ले करना है, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने बात की उसको पूरा करो। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई आप जिस पर्पज़ के लिए आए हुए हैं उसको पूरा करें। तो इंशाल्लाह ये तो खैर रेगुलर सेशन हमारा एंड हुआ है, बाकी रिवीजन अभी होगी इसकी, और इसके अलावा भी इंशाल्लाह फिर कभी भी मिलेंगे। मैं तो आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आपको ये आइडिया जो कुछ जो नए स्टूडेंट्स आए थे उनको भी ये आइडिया हो गया होगा, और जो तो एग्जिस्टिंग थे मेरे पहले भी उन्होंने पढ़ा हुआ है कभी ना कभी, तो उनको तो ज़्यादा बेहतर आइडिया इस चीज़ का कि इंशाल्लाह
हर तरह की सपोर्ट आप लोगों के लिए साथ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोबारा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा उससे पहले बल्कि एक बात कह दूं, कल हमने फ़िज़िकल क्लास एक रखी हुई है, एक सेशन एंड हमारा हो गया है। मैंने आपसे एक कमिटमेंट की हुई थी प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, कि आपको कंपनीज़ किस तरह रजिस्टर होती हैं प्रैक्टिकली वो हम सिखा देंगे, पार्टनरशिप किस तरह रजिस्टर होती है वो सिखाएंगे। टैक्स की भी बात स्टूडेंट्स ने की, तो एनटीएन वगैरह भी एटलीस्ट ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, वो भी इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे। तो जो लोग अटेंड करना चाह रहे हैं, कल ऑफिस में फर्म में ही हमारे होगा, तो इंशाल्लाह 2 बजे, आई बिलीव 2 बजे का टाइम है, तो वो इंशाल्लाह हम उसको कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ओके जी, फिर टिल देन, टिल नेक्स्ट मीटिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।